गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम लोग जिस नए पाठ को पढ़ेंगे उसका नाम है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। आपके किताब में ये चैप्टर नंबर 11 होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी बुक में बेटा ये जो होगा ये चैप्टर नंबर 11 होगा और इसका नाम है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। नाम क्या है? एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। प्रतीत होने वाले शब्द। अब इसको समझिए ध्यान से कि क्या लिखा है, इसके लिखने का क्या मतलब है। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द लिखने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो दिखने में एक जैसे हों और आप उनका अर्थ भी उसी तरह लगाएं जो किसी अन्य शब्द का लगाते हो, या जो उस तरह से दिखने वाले शब्द हैं उनका अर्थ आप जैसे भी लगाते हो सेम वही यहाँ पे बात कही गई। कहने का मतलब है कि एकार्थक प्रतीत होने वाले ये जो बात कही गई है बेटा, इसका मतलब है कि एक अर्थ के जैसे लगने वाले शब्द। जैसे कोई दो शब्द लिखे हैं और आपको लगे कि दोनों शब्दों के अर्थ एक ही होगा या एक ही होंगी, ठीक। अब चूंकि हम लोग हिंदी भाषा पढ़ते हैं, भाषा हम लोग क्या है? हिंदी। तो हिंदी भाषा में हमको कई ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें से हमको कभी कभी यह भेद कर पाना, अंतर कर पाना, विभेद कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि क्या इन दोनों शब्दों के अर्थ एक होंगे कि अलग होंगे। इस तरह के शब्दों को इस पाठ में बेटा हमें पढ़ना है। ओके, अब देखिए जैसे हमारा कोई भी एक शब्द आप हिंदी भाषा के ले लीजिए और जैसे को कि आपको ये लगे कि इन दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लो एक शब्द है छाया और एक शब्द है परछाई। एकदम ध्यान से बात समझना, दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। अगर आप दोनों शब्दों को ध्यान से देखें और समझें तो आपको क्या लगेगा? अगर हम कहें कि छाया या परछाई तो एक कॉमन बात में, एक नॉर्मल बात में हम यही समझ लेंगे कि दोनों का अर्थ एक होगा। समझने के लिए देखिए क्या होगा कि दोनों का अर्थ एक होगा, दोनों का अर्थ एक हम मानते हैं, एक जो है हम मानते हैं, ठीक। लेकिन इसके साथ एक शब्द जुड़ा है लेकिन। जब हम इसका भाषा के रूप में उपयोग करेंगे, जब इसका हम भाषा के रूप में उपयोग करेंगे तो बेटा दोनों चीजें हमें एकदम अलग रूप में दिखाई देंगी। क्या होंगी? एकदम अलग रूप में दिखाई देंगी, दोनों के अलग अलग अर्थ। अब यहां क्या लिखा है कि एकार्थक। देखो दोनों देखने से लग रहा है कि दोनों का अर्थ एक ही होगा, चाहे छाया कह दो चाहे परछाई कह दो, दोनों का अर्थ जो है बेटा वो एक ही होगा। ये हमको कैसे लग रहा है बताओ? ये हमको ये जो दोनों शब्द हमने लिखा है इसको देखने से हमको लग रहा है कि छाया और परछाई, ये हमने लिख दिया एक छाया और दूसरा लिख दिया परछाई। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम ध्यान से देखें, जिसकी मैंने बात की ना एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में, कि अगर अब इसकी बात करेंगे तो आपको लगेगा कि छाया भी सेम है और परछाई भी सेम है, लेकिन नहीं। छाया किसे कहते हैं? छाया हमेशा वृक्षों की होती है। ध्यान देना, छाया किसकी होती है? वृक्षों की या पेड़ों की, ठीक। छाया हमेशा वृक्षों पेड़ों की होती है और परछाई किसी वस्तु की होती है। हमेशा बेटा जो परछाई होगी वो किसी वस्तु की होगी, मनुष्य की होगी,
ठीक, किसी द्रव्य की होगी, दोनों हालांकि एक ही चीजें हैं, इन सब चीजों की होगी। क्लियर है बात? तो आप कभी भी छाया और परछाई में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें क्या अंतर है, तो आप भूलकर भी ये नहीं कहोगे कि इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर बहुत है। अंतर, छाया हमेशा वृक्ष देता है, वृक्ष हमें छाया प्रदान करता है, वृक्ष हमें परछाई नहीं प्रदान करता। परछाई किसकी होती है? वस्तु की। हमारी परछाई होगी, आपकी परछाई होगी, इस क्लास में इस पेन की परछाई होगी, ब्लैक बोर्ड की परछाई होगी, लेकिन वृक्ष की परछाई वृक्ष की छाया होती है। क्लियर? इसी तरह से अगर अन्य शब्दों पर बेटा हम ध्यान दें तो एक दो शब्द हम और लेंगे, या इस चैप्टर में जितने भी शब्द आए हैं उनको हम देखेंगे। ठीक, अगर इसकी हम परिभाषा बनाना चाहें, अगर बेटा इसकी हम परिभाषा बनाना चाहें तो परिभाषा क्या बनाएंगे बताओ? कि परिभाषा बनेगी कि ऐसे शब्द जिनको देखने पर तो एक तरह से महसूस होते हैं या एक तरह से लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में अंतर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थक। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। फिर समझिए, ऐसे शब्द जिनको देखने से हमें यह समझ में ना आए कि क्या दोनों का अर्थ एक है या अलग है, किंतु उनमें वास्तव में अंतर होता है, तो उसे एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। ठीक, अब एक हम और शब्द लेते हैं, जैसे लेते हैं हम अस्त्र और शस्त्र। आपकी किताब में दिया है अस्त्र और शस्त्र। अब देखो, अगर अब हमको यहां अंतर करना हो अस्त्र और शस्त्र में, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना। अस्त्र और शस्त्र दोनों देखने से एकदम सेम लग रहे हैं, दोनों का मतलब होता है कि ऐसा औजार जिससे मारा जा सके। जहां तक जो हमारी कॉमन सेंस काम करेगी, वो अस्त्र और शस्त्र को देख के यही काम करेगी कि ऐसा औजार जिससे किसी को मारा जा सके। ठीक, अस्त्र शस्त्र का हम यही मतलब लगाएंगे कि फेंक कर या फिर ऐसे औजार जिससे मार सके। लोग कहते हैं शस्त्र से मार देंगे, अस्त्र से मार देंगे, लेकिन जब इसमें बारीकी अंतर करने हम चलेंगे, इस शब्द को हम बहुत ध्यान से देखेंगे, जब समझेंगे, तो क्या हम कहेंगे कि अस्त्र का क्या मतलब होगा? वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए। अस्त्र कैसा होता है? जो वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए। यहां लिख लेते हैं हम। हाथ से फेंक कर चलाया जाए। जैसे आप लोगों ने जब कभी टीवी देखा होगा, रामायण महाभारत देखा होगा, तो उसमें जब आक्रमण वाली लड़ाई होती, जब राजा चिल्लाता था ना आक्रमण, तो सेना दौड़ती थी, तो उसमें बंदूक नहीं होता था, उसमें क्या तलवार होता था, भाला होता था, तो लोग फेंक देते थे। तो वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, उसे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे बताइए? उसे हम अस्त्र कहेंगे। बात क्लियर हो रही है ना? एक एक चीज को हम क्लियर करते चलेंगे बेटा, और चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। तो अस्त्र का क्या मतलब निकल के आया? कि वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए। ठीक, जैसे पहले तो भाला लिख लो, इसको हम मिटा देते हैं, शस्त्र को बाद में समझाएंगे। पहले तो लिख लो क्या उदाहरण में, पहले तो भाला लिख लो, क्योंकि भाला ही फेंक कर चलाया जाता था। और फिर गदा, हनुमान जी का गदा देखे हैं ना, गदा। इस तरह से और भी उदाहरण आपकी किताब में दिए होंगे, आप उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक, दूसरा हमारा जो था बेटा, वो था शस्त्र। क्या था? शस्त्र। अब अस्त्र में क्या था कि वह औजार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाए, वह अस्त्र था। शस्त्र क्या कहता है? वह हथियार जो हाथ में पकड़ के चलाया जाए। वहां फेंक कर चलाने की बात थी, यहाँ हाथ में पकड़कर चलाने की बात है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कि वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए या हाथ से पकड़ कर चलाया जाए, इसको हम क्या लिखेंगे? कि
वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए। ओके बेटा, अब देखो वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाए, समझ में तो आ ही गया होगा कि अब जब हम जो अस्त्र में क्या था, फेंक कर चलाते थे, शस्त्र में पकड़ के चलाएंगे, तो पकड़ के क्या चलेगा, जाहिर सी बात है क्या चलेगा बताओ, बंदूक चलेगा, तलवार चलेगी, गदा भी यहां चल सकती है। अगर गदा कभी कभी क्या होता, गदा फेंक के भी लोग चलाते थे, तो अस्त्र में भी गदा चलेगा और शस्त्र में भी गदा चलेगा। तो गदा अगर दोनों जगह आ जाए तो कंफ्यूजन में मत आना, ठीक। तो अब क्या होता है, अगर आपसे प्रश्न जब पूछ लिया जाए कि वह हथियार जो हाथ में पकड़ के चला, तलवार, सबसे पहली बात तलवार क्या होगी, तलवार। गदा यहां भी होगा, घबराना मत, गदा दो बार जगह देखती। गदा क्या होता है, गदा फेंक के भी चलाया जाता था और गदा जो है हाथ से भी लेके लड़ा जाता था, ठीक। अब बात क्लियर हो गई दोनों। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, दूसरा एग्जांपल हम लेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं बेटा अवस्था और आयु का। पहले अंतर समझ लो। अवस्था माने होता है कंडीशन, अवस्था माने होता है कंडीशन, स्थिति। आयु माने होता है उम्र, जिसे अंग्रेजी में आप एज कहते हो, और इसको कहते हो कंडीशन। ठीक, क्लियर है बात। अवस्था और आयु दोनों में अंतर क्या होता है, लेकिन सामान्य भाषा में होता क्या है कि हम एक ही, दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन यहां भी एक बारीकी अंतर है। और वो बारीकी अंतर क्या है कि अवस्था का मतलब होता है आप किसी की दशा पूछ रहे हैं। अवस्था क्या मतलब होगा, आप किसी की दशा पूछ रहे हैं, और आयु अगर पूछना, आयु का मतलब होगा आप किसी की उम्र पूछ रहे। जैसे अगर कोई कहे तो आप कह देंगे कि मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र 26 साल है। मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूं, हाँ, आपकी किताब की नहीं, ठीक। और जब अवस्था में आ जाएगी यही बात तो क्या कहेंगे, और जब यही बात अवस्था में आएगी तो क्या होगा कि मेरी अवस्था कैसी है, ठीक है। या आपकी किताब में एग्जांपल दिया है कि मेरी नानी की बाल्यावस्था, ठीक। यहां किताब से उदाहरण लिख देते हैं, मेरी नानी की बाल्यावस्था में शादी हो गई थी, बाल्यावस्था में शादी हो गई थी। अभी किताब में दिया है, अगर ना समझ में आएगा तो घबराइएगा मत, ठीक। और तीसरा हम लेते हैं, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं अहंकार और घमंड। तीसरा अहंकार और घमंड। अब ध्यान दो दोनों को, दोनों देखने में एकदम सेम है, ध्यान से देखो। लोग कहते हैं बड़ा अहंकारी है, बड़ा घमंडी है। सबसे अधिक कंफ्यूजन यही होता है, अहंकार और घमंड में अंतर क्या होता है, ठीक। घमंड जो होता है बेटा, अपने आप को किसी से छोटा समझना होता है। घमंड क्या होता है कि मान लो अगर आप बहुत धनवान हो और आपके पास बहुत पैसा है, तो आप अगले व्यक्ति को तुच्छ समझते हो, तो ये घमंड है, ठीक। सीधी सीधी बात समझो कि दूसरों को अपने से छोटा समझना ये घमंड होता है, क्लियर। समझ लो, दूसरों को अपने से छोटा समझना, अपने से छोटा समझना ये घमंड होता है, ठीक।
ये बेटा जो है ये घमंड होगा। अहंकार क्या होता है? अहंकार प्रवृत्ति होती है, घमंड प्रवृत्ति नहीं होती। घमंड अहंकार नहीं जाता है। ठीक, अहंकार क्या होता है? अहंकार जो है जबरदस्ती किया जाता है। अहंकार क्या होता है? जबरदस्ती किया जाता है। आपको कुछ है नहीं लेकिन आप जबरदस्ती अहंकार किए, अहम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगला एग्जांपल हम देखेंगे। आपकी किताब में बेटा बहुत एग्जांपल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। दूसरा है अनिवार्य। अब देखो, अनिवार्य का कुछ मतलब हम लोग लगाते हैं आवश्यक। अनिवार्य को हम आवश्यक भी मान लेते हैं ना। समझिए अनिवार्य क्या होता है। आपकी परीक्षा में दिया रहता है, आप जब पेपर पढ़ोगे तो लिखा रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अनिवार्यता का मतलब होता है कि आप इनमें से आपके पास विकल्प नहीं है, आप छोड़ नहीं सकते। आप छोड़ नहीं सकते, आप इसको टाल नहीं सकते, टाला न जा सके। क्लियर? और फिर आवश्यक में क्या होता है कि जो जरूरी है उसको करना है। आवश्यक माने जैसे आप मान लो स्कूल में आए तो असेंबली में शामिल होना बहुत जरूरी है, आपको असेंबली में जाना ही जाना है। ओके, इतना क्लियर? तो बेटा आपकी किताब में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, उसको लगभग हमने करा दिया है, लगभग 20 है। तो 20 इसको हम लोग पढ़ लेंगे और बाकी जो होगा जैसे पति पत्नी और स्त्री। अब इनका देखो अंतर स्पष्ट करना है। तो पत्नी और स्त्री में अंतर क्या होता है कि पत्नी जो है हमेशा क्या होती है, यहां देख लेते हैं। पत्नी हमेशा ऐसी स्त्री जिसकी शादी हो गई हो वो पत्नी होती है। पत्नी जिसकी शादी हो गई हो या जो विवाहिता हो, जिसकी शादी हो गई हो। ओके, और स्त्री क्या होता है कि स्त्री का मतलब नहीं है कि जिसकी शादी हो गई। स्त्री में ये नहीं होता है कि पत्नी का एक सीधा सीधा अर्थ होगा कि जिसकी शादी हो वही पत्नी है। स्त्री कोई भी हो सकती है। ठीक, हर महिला स्त्री हो सकती है। हर महिला जो है बेटा वो स्त्री हो सकती है। क्लियर? लेकिन हर महिला जरूरी है कि पत्नी हो वो न हो। ओके, क्लियर? चलिए बेटा इसके बाद आपके जितने भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज हैं आप लोग उसको हम लोग कर लेंगे और बहुत कठिन नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अभ्यास के दूसरे प्रश्न में दिया है कि तलवार एक क्या है? तलवार एक शस्त्र है। शस्त्र क्यों? क्योंकि हाथ में लेके लड़ा जाता है। किसी की हत्या करना क्या है? अपराध है। अपराध और पाप भी आएगा। ठीक, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।